एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को नाल्को के Q4 के रिजल्ट्स एंड Q4 के कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग क्वार्टरली कंपैरिजन करें तो इसका डिटेल एनालिसिस करके दूंगा। इसके अलावा नाल्को का मैनेजमेंट ने उनके कोविड-19 पैंडेमिक को लेके चैलेंजेस एंड अपनी कंपनी के फ्यूचर आउटलुक को लेके क्या मार्केट कमेंट्री की, उसके भी जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों हम लोग नाल्को का टोटल एक बैलेंस शीट एनालिसिस एंड उनके सेल्स ग्रोथ वगैरह के जो नंबर्स है ओवर द पास्ट 5-10 ईयर्स वो भी देख के ये डिसाइड करने का ट्राई करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से क्या नाल्को अच्छा शेयर हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं सब अपने चैनल पे अपडेट करता हूं वो आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो दोस्तों आइए अब से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड नाल्को के रिजल्ट्स का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स का कंपैरिजन देखा जाए तो नाल्को के इनकम और प्रॉफिट्स दोनों में ही भारी गिरावट आई है। इनकम के टर्म्स में 2019 का चौथा क्वार्टर नाल्को ने 2863 करोड़ रुपए का इनकम पोस्ट किया था, जो कि 2020 के चौथे क्वार्टर में 27% के डिक्लाइन के साथ 2042 करोड़ ही रह गया है। दोस्तों अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो उसमें तो अराउंड 50% से भी ज़्यादा का डिक्लाइन देखने को मिला, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका हाफ से ज़्यादा कम हो गया है। अगर प्रॉफिट्स देखें दोस्तों तो पिछले साल चौथी तिमाही 2019 में इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट 234.82 करोड़ का पोस्ट किया था, जो कि इस साल डिक्लाइन होके 100.51 करोड़ ही रह गया है। तो दोस्तों आगे के इस वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना ज़्यादा डिक्लाइन क्यों किया है, बट तब तक दोस्तों उससे पहले कुछ और कंक्लूजन्स देख लेते हैं। दोस्तों इन्होंने बोला कि कोविड-19 पैंडेमिक ग्लोबली जो आउटब्रेक हुआ है उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है एंड इनके जो मेटल की डिमांड है उस पर भी थोड़ी सी कमी आई है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बोला कि ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी अचीव्ड ए नेट टर्नओवर ऑफ ₹8,426 करोड़ which has been adversely impacted by about 2,900 करोड़ due to fall in global metal prices। तो दोस्तों हम लोगों को पता है कि ग्लोबल मेटल प्राइसेस काफ़ी गिर गई थी बीच में, उसकी वजह से नाल्को ने कहा है कि इन्हें अराउंड 3,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर इनको और ज़्यादा मिलता, बट इस साल सिर्फ ये 8426 करोड़ का टर्नओवर ही रजिस्टर कर पाए बिकॉज ग्लोबल मेटल प्राइसेस डिक्लाइन हो गई थी। दोस्तों जो इन्होंने एक चीज़ बताई कि सैगिंग इंटरनेशनल एल्यूमिनियम प्राइसेस एंड इंटरमिटेंट डिसरप्शंस इन कोल सप्लाईज हैड फोर्स्ड नाल्को टू बाय कॉस्टलियर पावर फ्रॉम द ओडिशा ग्रिड व्हिच हैड ए टेलिंग इम्पैक्ट ऑन इट्स टॉप लाइन एंड प्रॉफिटेबिलिटी। नाल्को पोस्टेड बैक टू बैक एंड रेयर क्वार्टरली लॉसेस इन Q2 एंड Q3 आफ्टर ए डिसेंट सो इन Q1 ऑफ लास्ट फिस्कल। दोस्तों ये बोल रहे हैं कि एल्यूमिनियम प्राइसेस जैसे जैसे गिरा एंड इंटरमिटेंट डिसरप्शन हुए इनके कोल सप्लाईज में, उसकी वजह से नाल्को को पावर खरीदना पड़ा जो कि कॉस्टलियर था ओडिशा ग्रिड से। इसकी वजह से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, इनके जो मार्जिन है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। नाल्को ने Q2 और Q3 में बैक टू बैक लॉसेस पोस्ट किए थे दोस्तों, आप सभी को पता होगा। दोस्तों इन्होंने और एक चीज़ बताई कि द कंपनी हैज़ यूज इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग क्रेडिट रिपोर्ट्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इकोनॉमिक फोरकास्ट। On the basis of analysis of these information and based on the current estimates, the company expects that the carrying amount of assets will be recovered and there will be no significant impact on the liabilities। दोस्तों कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो भी अभी इकोनॉमिक कंडीशन से एक डेवलप हो रही है, गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में भी जो डेवलप हो सकती है, उन सबका इस कंपनी ने एनालिसिस किया है और ये कहते हैं कि इन सारे एनालिसिस करने के बाद भी उन्हें लगता है कि जो भी इनके पास अभी एसेट्स है जिस पे इनका इन्वेस्टमेंट लगा है उसका कॉस्ट ये इजीली रिकवर कर लेंगे एंड इनके फ्यूचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फ्यूचर फाइनेंशियल नंबर्स में इन एसेट्स का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसके अलावा दोस्तों इनके जो CMD है मिस्टर श्रीधर पात्रा जी, उन्होंने बोला कि वी आर ऑप्टिमिस्टिक दैट इन द लॉन्ग रन विथ आवर फोकस ऑन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इन माइनिंग एंड रिफाइनिंग सेगमेंट्स, opening up the new coal blocks, backward integration in supply of key raw materials like caustic soda, we shall be able to tide over the present economic crisis। तो दोस्तों मिस्टर श्रीधर पात्रा इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें सही की है जो कि इन द लॉन्गर रन इनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ सकता है। उन्होंने बोला कि जैसे इन्होंने प्रोडक्शन माइनिंग की तरफ और सेगमेंट्स रिफाइनिंग पे ज़्यादा फोकस करना शुरू किए हैं। इन्होंने नए कोल ब्लॉक्स ओपन किए हैं। ये लोग जो इनके लिए रॉ मटेरियल्स होते हैं लाइक कॉस्टिक सोडा, इन सब के बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे ज़्यादा काम
काम कर रहे हैं। तो इन सारे रिफॉर्म्स के थ्रू इन द लॉन्गर रन नाल्को को प्रॉफिटेबिलिटी लाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मिस्टर श्रीधर पात्रा जी कह रहे हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं कि नाल्को के नंबर्स के बेसिस पे हमें ये ग्रोथ के हिसाब से किस टाइप की कंपनी लगती है एंड क्या ये शेयर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छा पैसा बना के दे सकता है। दोस्तों इसके लिए हम लोग screener.in की साइट पे चलेंगे। एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दोस्तों नाल्को का डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है, 17% के अराउंड का डिविडेंड यील्ड शो कर रहा है नाल्को। तो डिविडेंड यील्ड तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे नाल्को का। इनका बैलेंस शीट मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, क्योंकि बैलेंस शीट अगर आप इनका देखेंगे तो एकदम जीरो डेट कंपनी है, ये रिजर्व्स बहुत हैवी है। तो कंपनी का बैलेंस शीट अच्छा है, जीरो डेट कंपनी है, बट एक बार ग्रोथ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मुझे उसमें थोड़ी सी दिक्कतें लगती हैं। अगर आप ग्रोथ देखेंगे दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर, जैसा कि मैं बोलता हूँ, अगर हम ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो 10% ग्रोथ इनका ग्रोथ बहुत साइक्लिकल टाइप का होता है, क्योंकि हम सबको पता है मेटल के बिजनेसेस भी साइक्लिकल है। कभी मेटल की प्राइस ग्लोबल मार्केट में जब हाई होती है तो मेटल बिजनेसेस बहुत ज़्यादा पैसे कमा जाते हैं। जैसा कि आप मार्च 2018 से लेकर मार्च 2019 के बीच में अगर देखेंगे तो ये अराउंड 25% का ग्रोथ शो किया था इन्होंने अपने रेवेन्यूज़ में। एंड सिमिलरली इनका सेल्स भी अराउंड डबल से ज़्यादा हो गया था अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें मार्च 2018 से 2019। तो ये साइक्लिकल बिजनेस है दोस्तों, बहुत ज़्यादा कांस्टेंट कंपाउंडर्स में नहीं आते मेटल के बिजनेसेस। करेंटली मेटल के बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा लास्ट 1-2 साल से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है ड्यू टू चाइना भी एंड ड्यू टू डिफरेंट इनके कॉस्ट सप्लाईज में दिक्कतें आ रही थी। इनके पास रॉ मटेरियल कॉस्ट बीच बीच में बढ़ जा रहा था। तो ये सारे चीज़ें थी जिसकी वजह से मेटल कंपनीज को थोड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ी है। बट मुझे ये कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह बहुत पसंद है दोस्तों। अगर आप लोग मेटल कंपनीज ढूंढ रहे हैं तो ये वन ऑफ द कंपनीज हैं जहाँ पे कि आप खुद भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो देखें तो वो भी काफ़ी हेल्दी वे में ग्रो किया है। लास्ट अगर आप 2011 से लेकर देखना शुरू करें तो अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है इनको ऑपरेटिंग कैश फ्लो में भी। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इनका बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है 2016 से अगर 2019 तक आप आए तो ये वही है दोस्तों कि साइक्लिकल बिजनेस है, तो कभी कम होता है कभी वापस बढ़ जाता है। तो ये आपको बस लोअर साइड ऑफ साइकिल्स में खरीदने का सोचना पड़ेगा इन बिजनेसेस को। दोस्तों मेटल बिजनेसेस में मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे बहुत अच्छे से मेटल का बिजनेस समझ में आता है। तो इसलिए आप अपना खुद का रिसर्च ज़रूर कीजिए किसी भी मेटल बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और एनालिसिस पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।